Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Today is the fifth video of Journal Science Series. तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कुछ MCQs जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। तो कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उसी के बेसिस पे आज हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर। तो आपको बताना है एमीटर इनमें से क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, नन ऑफ द एबव। तो अगर आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं। उसको हम मेजर करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज एमीटर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा करंट। उसके अलावा वोल्टेज मैंने आपको वहाँ बताया था, वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको हम बोलते हैं। वोल्टेज को हम मेजर करते हैं बाय वोल्ट मीटर। देन रेजिस्टेंस भी हमने वहाँ पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये तीनों टर्म्स जो हैं करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये तीनों आपस में इंटर कनेक्टेड हैं बाय अ लॉ विच इज़ कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से ड्राइव हुई है। तो ये ड्राइव हुई है फ्रॉम ओहम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। Now next question is what is the number of electrons that constitute a current of 1 ampere। तो जब लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था वहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। तो अब हमने ये भी पढ़ा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हमने यही बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड की है, तो हम वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज किसके बराबर होता है? NE। तो ये चार्ज का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे N क्या है? N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और हमने ये भी पढ़ा था कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? वो होता है कूलम्स। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूला हमने देख लिया कि चार्ज का फॉर्मूला होता है NE। एंड वी ऑल्सो नो करंट किसके इक्वल होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q अब किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा करंट इनटू टाइम। तो यही फॉर्मूला हमने याद रखना है कि जो Q है वो इक्वल होता है करंट इनटू टाइम। तो अब हम यहाँ से इस फॉर्मूला से हम N, यहाँ जहाँ हम लिखा है Q इज़ इक्वल टू NE, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि N किसके बराबर हो जाएगा? N हो जाएगा Q अपॉन E। ठीक है, तो अब Q हमने देख लिया, Q है करंट इनटू टाइम अपॉन E। ठीक है, तो अब हमने जो चीज़ याद रखनी है वो हमने याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये स्टैंडर्ड है, ये हमें याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज N इज इक्वल टू IT अपॉन E। ठीक है, तो आई क्या है? करंट हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर है, टाइम इज़ 1 सेकेंड। तो ई भी हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है 6.25 इंटू 10⁻18। सो देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट फ्लोज इन अ सर्किट व्हेन। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज व्हेन अ स्विच इज ओपन, अ स्विच इज क्लोज्ड, द स्विच इज ईदर ओपन और क्लोज और देर इज नो वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा व्हेन अ स्विच इज क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज। तो ये मैंने आपको भी बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो होता है कूलम्स।
उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वोल्ट होता है वोल्टेज का, एंड एम्पियर होता है करंट का, वेरियस जूल्स होता है वर्क का या एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो जब हमने कन्वेंशनल करंट जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि करंट इज फ्लो करंट दैट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसी को हम बोलते हैं, यही है बेसिक डेफिनेशन, दैट व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन क्या होती है कन्वेंशनल करंट की? इट इज़ ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट? स्टैटिक, कन्वेंशनल, इलेक्ट्रॉनिक और पोटेंशियल। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट। Then what is the study of the electric charges in motion called? तो when electric charges are in motion, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? We called it as current electricity. Option D is correct. Then if 40 coulomb of charge flow पास आना चाहिए आई थिंक यहाँ पे, पास अ पॉइंट इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द करंट? तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू निकालनी है आपको। यू नो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हेयर यू आर गिवन चार्ज इज़ ऑफ 40 कूलम एंड टाइम इज़ 20 सेकेंड्स। तो आपका करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज़, तो ये आपको 4 डिवाइस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ जनरेटर। तो यहाँ मैंने एक स्लाइड ऐड की हुई है जिसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। एंड जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। उसके अलावा आपको नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर भी याद रखना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है। एंड एमीटर क्या होता है? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये हमने अभी पढ़ा। एंड एम्पियर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ये भी हमने पढ़ लिया। एंड उसके अलावा जो अगली टर्म है वो होती है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जनरेटर और इलेक्ट्रिकल मोटर का ऑपोजिट है, ये आपको याद रखना है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वेयर एज इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। Now next question is the rate of doing work is called as, तो rate of doing work is called as power। क्योंकि जब हमने पावर पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इट इज़ वर्क अपॉन टाइम। तो इसका सही आंसर है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी हमने पढ़ा था कि 2 टाइप की एनर्जी हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने पढ़ा था कि द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion that is called as kinetic energy, whereas energy which is possessed by a body by virtue of its position or shape that is called as potential energy. Then what is the power utilized when work of 1000 joules is done in 2 seconds? So again it is based on the formula which I have discussed now, that power is equal to work upon time। तो यहाँ पे आपको वर्क दिया हुआ है 1000 जूल्स एंड टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो यू कैन फाइंड आउट द पावर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 500 वाट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
Next question is, a ball moves in a frictionless inclined table without slipping. The work done by the table on the surface of ball is. तो एक बॉल जो है वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल है, उस पर मूव कर रही है, तो वर्क डन कितना होगा बाय द टेबल? तो वर्क डन नहीं होगा बाय द टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्क डन इज़ ज़ीरो हेयर, बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो टेबल का कोई रोल नहीं है, टेबल कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है बॉल पे, बॉल जो है वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल पे जो है वो मूव कर रही है, तो हेयर द वर्क डन इज़ ज़ीरो. Next is, if the momentum of the body is doubled, what will be its kinetic energy? तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है. तो जब आपका मोमेंटम डबल हो जाएगा बॉडी का, तो उसका आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी 4 टाइम्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स. तो उसका हमने फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा था, ½ mv². तो जब हमारा मोमेंटम डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, द वर्क डन इज. तो ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था. तो जब हमने वर्क का फॉर्मूला देखा था, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एंगल होता है वो हम लेते हैं कॉस थीटा, बिकॉज वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये मैंने आपको जो लड़की और ट्रॉली की एग्जांपल बताई थी वहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हो वर्क का फॉर्मूला. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल हम इसमें लेते हैं कॉस थीटा. तो आपको एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. ठीक है, सो देयरफॉर आपका वर्क भी कितना हो जाएगा? 0. तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज़ 0. तो आज की वीडियो में इतने ही एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अगला टॉपिक है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जनरल साइंस में, जो आपका थर्ड सब टॉपिक है, आई थिंक केमिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है वो. तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही अगला टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.